हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीओ 360% में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का जो एक सीरीज है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका वीडियो नंबर 2। तो अगर वीडियो नंबर 1 यानी पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वो आई बटन में आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन का सीरीज है, यानी जब ये वीडियो स्टार्ट होगी तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप इस क्या वीडियो से सीख के जाएंगे, ये हम इस क्वेश्चन के सीरीज में आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो पाए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन हम इसमें देखेंगे। पहले कैसा मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे बनाया जाता है, इसके बाद स्टेटर क्या होता है और रोटर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। और रोटर के कंस्ट्रक्शन के बनावट के बेसिस पर रोटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोग देख रहे होंगे। स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, स्क्यू मैनर करने के लाभ। और देखिए, स्क्वायरल केज रोटर के ऊपर क्या होती है, राड को तिरछे क्रम में या डायगोनली क्रम में लगाते हैं, जिसको स्क्यू मैनर कहते हैं। तो स्क्यू मैनर करने से क्या क्या हमें लाभ होती है वो भी हम पढ़ेंगे। और स्क्वायरल केज रोटर की कमी, यानी कि स्क्वायरल केज रोटर की कौन कौन सी कमी है वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली एक कमी है, वो हम वीडियो में देख रहे होंगे। अब देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे और फिर उस वीडियो के कुछ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का बनावट। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। देखिए, स्टेटर क्या होता है, तो स्टेटर इंडक्शन मोटर का वह पार्ट जो स्थिर रहता है, यानी कि इंडक्शन मोटर का वह भाग जो स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। और देखिए, स्टेटर में स्लॉट कटे रहते हैं, और जो स्टेटर होता है उसमें क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं या खांचे कटे होते हैं, जिनमें सुपर इनेमल कॉपर की बनी हुई 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर में क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि सुपर इनेमल कॉपर की बनी हुई 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किस लिए करते हैं, ये पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्रत्येक वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री के कालांतर पर होती हैं। और प्रत्येक वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री के कालांतर पर होती हैं, 120 डिग्री के कालांतर पर होती हैं। 120 डिग्री के कालांतर में, यानी कि हम जानते हैं कि आर वाई बी होता है। 3 फेज होते हैं, कौन कौन से, आर वाई और बी। और हम ये भी जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है, 360। तो देखिए, ये जो आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, तो इन तीनों के बीच में कितना डिग्री है, 120, 120 और 120। तो एक वाइंडिंग क्या करती है कि एक वाइंडिंग रोटर को 120 डिग्री घुमाती है, फिर वाई पकड़ के, आर जो है पकड़ के रोटर को 120 डिग्री घुमा के वाई के पास लाती है, और वाई फिर 120 डिग्री बी के पास, और बी 120 डिग्री आर के पास। और इस तरह क्या होती है हम लोगों की इस रोटर क्या होती है, घूमने लगती है। तो देखिए, रोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर का वह पार्ट जो रोटेट करता है रोटर कहलाता है। इंडक्शन मोटर का वह पार्ट जो रोटेट करता है उसे क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। और देखिए, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रोटर का प्रकार, यानी कि बनावट के आधार पर रोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रोटर 3 प्रकार का होता है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रोटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा होता है स्लिप-रिंग टाइप रोटर, और तीसरा होता है डबल स्क्वायरल केज रोटर। तो हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है। देखिए, इस प्रकार की रोटर की कंस्ट्रक्शन में रोटर के सरकमफियरेंस पर स्लॉट कटे होते हैं। देखिए, स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है कि स्क्वायरल केज रोटर में जो रोटर होता है उसके सरकमफियरेंस पे क्या होता है, रोटर जो होता है, रोटर घूमने वाला, उसके भी सरकमफियरेंस पे क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, यानी खांचे कटे होते हैं, जिनमें
अनइंसुलेटेड या बेयर नंगा, अनइंसुलेटेड या नंगा एल्युमिनियम या ब्रास या ब्रोंज का बना हुआ रॉड को रोटर की सरकमफेरेंस में स्थिर स्लॉट में लगा देते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर में इसके रोटर पे क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, जिनमें क्या होते हैं अनइंसुलेटेड या बेयर नंगे एल्युमिनियम या ब्रास या ब्रोंज के रॉड को क्या करते हैं, सरकमफेरेंस पे स्थित जो स्लॉट कटे होते हैं उनमें लगा देते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, लगा देते हैं। और देखिए जो ब्रास होता है, ब्रास वो एलॉय होता है। ब्रास क्या होता है, वो एलॉय होता है किस किस चीज़ का, तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। और जो ब्रोंज होता है वो भी एलॉय होता है, किस किस चीज़ का एलॉय होता है, कॉपर और टिन का। देखिए ब्रास में कहीं भी एक ट्रिक है कि ब्रास में कहीं भी एन नहीं आया है और ब्रॉन्ज में एक जगह एन आया है, तो इसमें कॉपर और टिन यहाँ पे भी एन आया है। तो ब्रॉन्ज जब याद हो तो आप ये जान लीजिए कि कॉपर के साथ क्या है, टिन, कॉपर के साथ क्या है, टिन। और ब्रोंज जब आए तो कॉपर के साथ टिन, और ब्रास जब आए तो कॉपर के साथ जिंक। चलिए आगे देखते हैं। इन रॉड को शाफ्ट के डायगोनली तिरछे क्रम में लगाते हैं। अब देखिए रोटर पे स्लॉट कटे होते हैं जिनमें नंगे एल्युमिनियम ब्रश या ब्रोंज के रॉड को लगा देते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं, तो देखिए इन रॉड को शाफ्ट के डायगोनली तिरछे क्रम में लगा देते हैं। इस रॉड को शाफ्ट के क्या करते हैं, तिरछे क्रम में लगा देते हैं, जिसे स्क्यू मैनर कहते हैं, जिसे स्क्यूड मैनर कहते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, स्क्यूड मैनर कहते हैं। देखिए रोटर के दोनों एंड इंडरिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, और रोटर के दोनों इंड क्या होते हैं, इंडरिंग के द्वारा शॉर्ट हम कर देते हैं, और जिससे क्या होती है, जो जितने भी रॉड है उसे शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर भी कहते हैं। इंडरिंग भी उसी मटेरियल का बनाते हैं जिस मटेरियल का रोटर बना होता है। और देखिए इंडरिंग किसका बनाते हैं, उसी मटेरियल का बनाते हैं जिस मटेरियल का क्या बना होता है, हम लोगों का रोटर बना होता है, ताकि जो हमारी कंटेक्ट है रोटर और इंडरिंग, ताकि जो हमारा कंटेक्ट है रोटर और इंडरिंग के रेजिस्टेंस का मान कम से कम बना रहे, ताकि जो हमारा कंटेक्ट है रोटर और इंडरिंग उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम से कम बना रहे। और जनरली इंडक्शन मोटर का रोटर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और सिलिकॉन स्टील का ही हम इंडरिंग भी बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है। देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे वो है स्क्यू मैनर करने के लाभ, यानी स्क्यू मैनर करने के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्यू मैनर कर देने से मोटर में नॉइज़ का लेवल कम हो जाता है। स्क्यू मैनर कर देने से मोटर में क्या होती है, जो नॉइज़ की लेवल हो जाती है वो कम हो जाती है, यानी नॉइज़ कम हो जाता है। टॉर्क यूनिफॉर्म प्राप्त होता है। स्क्यू मैनर कर देने से जो टॉर्क होती है वो एक समान रूप से प्राप्त होती है या यूनिफॉर्म प्राप्त होती है, और मैग्नेटिक लॉकिंग अच्छा प्राप्त होता है। और स्टेटर और रोटर के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है वो कैसा प्राप्त होती है, अच्छा प्राप्त होती है। और पावर फैक्टर अच्छा प्राप्त होता है, और पावर फैक्टर अच्छा प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे स्क्वायरल केज रोटर की कमी। तो स्क्वायरल केज रोटर की क्या क्या कमियां हैं, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम होता है। बस एक ही कमी है कि जो स्क्वायरल केज रोटर बनाया गया उसकी स्टार्टिंग टार्क क्या है, कम है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो आगे हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग युक्त स्टेटर को, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग युक्त स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तब स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तब स्टेटर में क्या प्रोड्यूस होता है, एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका वैल्यू मेन फ्लक्स फाइएम का 3/2 टाइम्स होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, मेन फ्लक्स फाइएम का 3/2 गुना होता है, जो ns स्पीड से रोटेट करता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से रोटेट करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये समझिए कि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसमें कितने फेज की वाइंडिंग होती है, 3 फेज की वाइंडिंग होती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है तो हम उसमें सप्लाई भी कैसी कनेक्ट करेंगे, 3 फेज। उसमें सप्लाई कैसी कनेक्ट करेंगे, 3 फेज। तो क्या होगा कि उसके स्टेटर में जो वाइंडिंग है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, उसमें
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है वह कितना होता है, मेन फ्लक्स फाई एम का 3/2 गुना, मेन फ्लक्स का 3/2 गुना होता है और वह ns स्पीड से रोटेट करता है। आगे देखिए, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, लेकिन जब इस स्टेटर में जो वाइंडिंग की गई है वो स्थिर है तो स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, तब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल के अकॉर्डिंग, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज के कारण एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है, स्टेटर में फ्लक्स चेंज होता है और उससे एक ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाता है, चेंज के कारण ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है और स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगती है, और स्टेटर वाइंडिंग में क्या होती है, करंट हमारी फ्लो होने लगती है। और आगे देखिए, स्टेटर में प्रोड्यूस इस ईएमएफ का इफेक्ट, और जब स्टेटर में यह ईएमएफ बना हुआ है और इस ईएमएफ का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, रोटर पर पड़ता है, तो रोटर में भी एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। तो रोटर में भी क्या होता है, एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है तथा रोटर पर एक फोर्स वर्क करता है, अब आगे देखिए, पहला कि जब रोटर पर फोर्स लग रहा है, यानी कि रोटर पे फोर्स लग रहा है लेकिन रोटर रोटेट न कर रहा हो, यानी कि रोटर पे फोर्स लग रहा है लेकिन रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो आगे देखिए, अब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है तो एनआर यानी रोटर की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो हम जानते हैं पर यूनिट स्लिप S = NS - NR/NS, स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड बटा स्टेटर की स्पीड। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पे क्लियरली हम इसको समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारी NR 0 है, NR क्या है, 0 है, यहाँ से NR का वैल्यू 0 रखने पे NS/NS आ जाएगा, तो S = NS/NS और यहाँ से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो स्लिप की वैल्यू 1 यानी क्या हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, अब देखिए, इस फार्मूले से, टार्क वाले फार्मूले से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, जनरली यहाँ पे आप देख लीजिए, टार्क वाले फार्मूले से जब टार्क क्या होता है, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, तो स्लिप मैक्सिमम अर्थात टॉर्क मैक्सिमम, स्लिप के मैक्सिमम होने से टॉर्क मैक्सिमम और ईएमएफ के मैक्सिमम होने से इसमें क्या हो जाती है, करंट मैक्सिमम हो जाती है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, केस दूसरा है, जब रोटर रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले रोटर पे फोर्स लग रहा था लेकिन रोटर रोटेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब रोटर पे फोर्स लगा है और रोटर धीरे धीरे रोटेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो जब रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो स्लिप का वैल्यू पहले केस में के कंपैरिजन में कम, यानी देखिए अब एनआर क्या हो जाएगी, वो 0 नहीं होगी, 0 से कुछ पॉइंट में आएगी। तो पॉइंट में आने की वजह से इसमें जब हम स्टेटर के स्पीड से रोटर का स्पीड कुछ घटाएंगे तो पहले कंपैरिजन में NS से कम होगा, तो क्या होता पहले के कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा NS - NR, तो क्या हो जाएगी, टॉर्क भी हमारी कम हो जाएगी। तो हमारी क्या स्लिप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, और स्लिप कम तो टॉर्क कम और ईएमएफ भी कम तथा करंट भी कम प्राप्त होगा। जब रोटर पर फोर्स लगा और रोटर भी रोटेट करना स्टार्ट ही किया है, उस केस में क्या होता है, स्लिप कम हो जाती है, और हम जानते हैं टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्लिप कम हो जाने से इसकी क्या हो जाएगी, टॉर्क भी कम हो जाएगी, और टॉर्क कम हो जाने से ईएमएफ के कम हो जाने से करंट भी हमारी कम हो जाएगी। देखिए केस 3, जब रोटर का स्पीड NS के बराबर हो जाए, यानी कि रोटर भी स्टेटर के स्पीड के जितना स्टेटर का स्पीड है उतने ही स्पीड से जब रोटर भी घूमने लगे, उस केस में क्या होएगा, तो NS = NR, उस केस में क्या होगा कि हम जानते हैं पर यूनिट स्लिप S = NS - NR/NS। यहाँ पे जब NR की जगह पे, चूंकि NR NS के बराबर है, NS रखेंगे तो NS - NS यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0/NS स्लिप हो जाएगी हमारी 0, और स्लिप 0 होने से टॉर्क भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ईएमएफ के 0 होने से हमारी करंट भी 0 हो जाएगी। और नोट में एक पॉइंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। और चलिए दोस्तों, जो आगे पढ़ेंगे टॉपिक वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ,
तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कंटेंट स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सेम टू सेम उसका जो स्लिपरिंग जो स्क्विरल केज लिखवाए थे उसी में था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सेम वही है यहाँ पे भी। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कंटेंट स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टेटर में क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसका वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 टाइम्स होता है, जिसका वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 टाइम्स होता है तथा NS से रोटेट करता है, तथा NS स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है। यह रोटेट करता हुआ फ्लक्स जब स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, और यह जो NS स्पीड से घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब क्या करती है, स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल नहीं जानते हैं तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी BEE बहुत ही वीक है, तो कृपया आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ें, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। और हम स्पेशली एक जनवरी या फरवरी में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच जो लेके आ रहे हैं, जनरली एक वीडियो की प्लेलिस्ट होगी, उनमें से आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को क्लियर कर लीजिएगा। यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स में चेंज के कारण स्टेटर में एक EMF का प्रोडक्शन होता है। फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होता है, स्टेटर में एक EMF का प्रोडक्शन होता है। इस इंड्यूस्ड EMF की अपनी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। इस जो स्टेटर में EMF इंड्यूस्ड होता है उसकी कुछ अपनी क्या होगी, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, और वही फ्रीक्वेंसी हमें देखना है कि कितना होता होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि NS = 120 fs/p यानी सिंक्रोनस स्पीड = 120 फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बाई पोल, तो यहाँ से हमें स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होगा। तो P को इधर मल्टीप्लाई और 120 को इधर डिवाइड करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ Fs = NS × P/120 हो जाएगा। इसको हम बनाए हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार रोटर के लिए अब देखिए यहाँ पे FR क्या निकालना है, FR यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो FR = NS - NR यानी क्या है, ये रोटर की स्पीड है NS - NR × P/120। इसको हम लिए हैं इक्वेशन सेकेंड। और देखिए हम जानते हैं कि जो हमारी स्लिप होती है, स्लिप पर यूनिट स्लिप, वो क्या होती है, S = NS - NR/NS। और यहाँ से हम इसको NS को इधर ले गए हैं, तो S × NS = NS - NR इक्वेशन थर्ड। और इस इक्वेशन थर्ड का वैल्यू इसके स्थान पे NS - NR का वैल्यू ये जो है S × NS, तो इसके स्थान पे इसको हम रखेंगे कहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी, तो देखिए इक्वेशन थर्ड का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, तो देखिए जो इक्वेशन सेकेंड का ये वैल्यू है इसके स्थान पर हम ये रखेंगे। तो FR = S NS × P/120। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि NS × P/120 = Fs। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, FR = S × Fs। FR = जो हमारी ये है इसका वैल्यू हो जाएगा Fs, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Fs। तो FR = S × Fs। यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप इनटू स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब देखिए इसमें भी केस आएंगे कि जब स्टैंड स्टिल कंडीशन होगा तब कितना फ्रीक्वेंसी होगा रोटर का और तब कितना फ्रीक्वेंसी होगा स्टेटर का। तो देखिए जो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन NR = 0, और हम जानते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, NR 0 होता है, यानी कि रोटर की स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम NR पर यूनिट स्लिप S = NS - NR/NS, इसके जगह पे NR का वैल्यू 0 रखेंगे, तो इससे हमें स्लिप की वैल्यू कितना मिलेगी, 1 मिलेगी, स्लिप की वैल्यू 1 मिलेगी। तो जब इस इक्वेशन में स्लिप की वैल्यू 1 यानी FR = S × Fs रखने पे स्लिप की वैल्यू 1 रखेंगे तो FR = Fs, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में, यानी कि जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी स्टेटर का होगा वही फ्रीक्वेंसी रोटर की होगी। यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी। तो एक नोट पॉइंट है उसको देख लीजिए,
इस केस में यह क्लियर है कि इस केस से यह क्लियर है कि यानी केस फर्स्ट स्टैंड स्टिल कंडीशन से यह क्लियर है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर को दी गई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। यानी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टेटर को जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसी के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं केस सेकेंड। देखिए दोस्तों, तो केस सेकेंड है एट रनिंग कंडीशन। एट रनिंग कंडीशन तो देखिए फॉर स्मॉल मशीन, छोटे मशीनों के लिए क्या होता है, तो हम ये पीछे इस इक्वेशन को निकाले हैं। एफ आर इजकल टू एफ टू एफ एस। यहाँ पे एफ आर क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी है, और एफ एस क्या है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो स्मॉल मशीन, और हम जानते हैं कि स्मॉल मशीन के लिए स्लिप का वैल्यू 5% होता है। स्मॉल मशीन के लिए स्लिप का वैल्यू 5% होता है, हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं। और 5% को डेसिमल में बनाने के लिए 5/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.05। और हम किसी भी, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की सप्लाई कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 250 हर्ट्ज। तो जो हम लोग स्टेटर को फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं इस फॉर्मूले में स्लिप हमें मिल गया 0.05 और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी मिल गई 50 हर्ट्ज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 इंटू 50 हर्ट्ज, तो हमें जो रोटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी रोटर की, वो हो जाएगी 2.5 हर्ट्ज। तो छोटी मशीनों के लिए जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 2.5 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज। लेकिन वहीं जो बड़ी मशीन होती है उसका हम स्लिप जानते हैं 2% होता है। तो बड़ी मशीनों की स्लिप कितनी होती है, 2%, तो इसका होगा 0.02%, 0.02। और स्टेटर को सप्लाई की गई, जो सप्लाई किया गया उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। तो देखिए एफ आर इजकल टू यहाँ पे एस और एफ एस का वैल्यू रखने पे 1 हर्ट्ज। तो इस केस में रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि छोटी मशीनों और बड़ी मशीनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। छोटी मशीनों का स्लिप 5% होता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.5 हर्ट्ज। और बड़ी मशीनों का स्लिप 2% होता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कुछ नोट में पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए। एबव यानी उपरोक्त से क्लियर है कि बड़ी मशीनों के कंपैरिजन में, बड़ी मशीनों की तुलना में छोटी मशीनों की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। हम लोग ऊपर देखें कि छोटी मशीन का फ्रीक्वेंसी होता है 2.5 हर्ट्ज और बड़ी मशीन का फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। तो छोटी मशीन की फ्रीक्वेंसी अधिक है बड़ी मशीन की तुलना में। आगे देखिए, रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत कम हो जाने के कारण रनिंग कंडीशन में कोर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं। और रनिंग कंडीशन में क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत क्या होती है, कम हो जाती है। रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम लोग पीछे देखे थे, जितना हम लोग सप्लाई किए हैं स्टेटर को फ्रीक्वेंसी, उतना ही फ्रीक्वेंसी रोटर को मिल रहा है। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में क्या हो जा रहा है कि 1 हर्ट्ज बड़ी मशीनों के लिए और 2.5 हर्ट्ज छोटी मशीनों के लिए मिल रहा है, तो क्या हो जा रहा है, स्टार्टिंग रनिंग कंडीशन में कम ही तो हो रहा है स्टैंड स्टिल कंडीशन से ना। तो वही है कि रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत कम हो जाने से हम क्या करते हैं, कोर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं। और इंडक्शन मोटर को टेस्ला नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। इंडक्शन मोटर को किसने बनाया था, टेस्ला नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। और 1 टेस्ला इजकल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर होता है। 1 टेस्ला इजकल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर मीटर होता है, पर स्क्वायर मीटर होता है। चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स है, उन लोगों उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है कि इंडक्शन मोटर का शाफ्ट माइल्ड स्टील का बना होता है। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। और शाफ्ट क्या करता है, तो शाफ्ट से ही, जिससे होकर मैकेनिकल एनर्जी फ्लो करती है, और शाफ्ट से ही होकर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी फ्लो करती है। और शाफ्ट का मैक्सिमम लेंथ 7 मीटर होता है। शाफ्ट का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, 7 मीटर होता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में बॉल बियरिंग तथा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप बियरिंग का यूज करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसका यूज करते हैं, बॉल बियरिंग का, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किसका यूज करते हैं, स्लिप बियरिंग का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत